नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का द स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है, आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो आज के सेशन में हम लोग संविधान सभा के बारे में बातचीत करेंगे और संविधान सभा का जितना भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का मतलब ये शब्द क्या है संविधान, इसके बाद फिर हम संविधान के बारे में सबसे पहले औपचारिक प्रयोग किसने किया, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने रखी, फिर इसके बाद हम लिन-लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में, फिर क्रिप्स मिशन के बारे में और फिर कैबिनेट मिशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारा संविधान सभा का पूरा बैकग्राउंड आज के सेशन में ए टू जेड क्लियर करने का प्रयास होगा। बेसिकली अगर हम संविधान सभा की बातचीत करें तो संविधान का निर्माण करने के लिए जो भी सदस्यों का एक संगठन था उसको संविधान सभा की संज्ञा दी गई। हम आगे बातचीत करेंगे जब हम कैबिनेट मिशन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से व्यक्ति कहां से चुनकर आए, ठीक है, कितने सदस्यों से मिलकर ये आपका निर्माण हुआ था संविधान सभा का, ये बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग करने चल रहे हैं। देखो, संविधान के बारे में बातचीत करें, ध्यान समझिएगा। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई। क्यों आई? व्यापार करने के लिए, ठीक। 1600 ईस्वी में, ठीक है, बिफोर कॉमन नहीं, आप ईस्वी कह दो। ईस्वी में क्या आई? व्यापार करने के लिए। बाद में इसका प्रभुत्व बहुत अधिक बढ़ने लगा, भारत के शासन प्रशासन राजस्व में हर जगह इसका हस्तक्षेप होने लगा। इसीलिए 1773 में फिर आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसको क्या किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, इसको कंट्रोल, इसकी शक्तियों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। बाद में पिट्स एक्ट, पिट्स अधिनियम, फिर संशोधन अधिनियम, फिर 1833 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, फिर 1853 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1800, फिर इसी तरीके से आप देखते हो 1909, 1919 और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इनके बारे में आप पढ़ते हो। तो ये संविधान के निर्माण में बैकग्राउंड था। सबसे पहले जब हम आपसे बातचीत करते हैं, ये जो शब्द है संविधान, इसके बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ध्यान समझिएगा, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? संविधान के बारे में जैसे आपसे बातचीत करें, ध्यान से समझिएगा, यानी कि संविधान के बारे में या संविधान सभा के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो संविधान सभा के बारे में सबसे पहले जो अप्रत्यक्ष अनौपचारिक रूप से सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक साहब ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक साहब ने अपने स्वराज विधेयक, किसमें? स्वराज विधेयक। और ये स्वराज विधेयक कब का है? तो स्वराज विधेयक है आपका 1895 में किया है। स्वराज विधेयक में 1895 में क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली संविधान सभा की बातचीत कर रहे हैं। या अगर हम दूसरी भाषा में आपसे बातचीत करें इस टर्म के बारे में, जैसे ये स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, पहले तो इंपॉर्टेंट ये बात है भैया, संविधान चाहिए ही क्यों? क्यों संविधान चाहिए? संविधान इसलिए चाहिए ताकि हम क्या कर सकें? हम स्वराज कर सकें। स्वराज का मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल, स्व और राज, अपना राज, स्वयं का राज। स्वराज का तात्पर्य क्या है? स्वराज का तात्पर्य है सेल्फ रूल से। ध्यान से समझना, इसका मतलब हम अपना शासन खुद से संचालित करना चाहते हैं, हमको इसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, इसीलिए हम स्वराज की मांग कर रहे हैं। इसके बाद फिर अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे स्वराज जो शब्द है इसका आधिकारिक प्रयोग जो है, अगर हम आपसे बातचीत करें, आधिकारिक प्रयोग जो है स्वराज शब्द का, सबसे पहले प्रयोग जो है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन कर रहा है? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती, आप इनके बारे में जानते हो इनके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। इन्हीं का एक कथन है, वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का प्रसिद्ध क्या है? इन्हीं का प्रसिद्ध कथन है।
इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी फेमस रचना है और ये हिंदी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1875 में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। किसकी स्थापना कर रहे हैं? आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। तो ध्यान समझना, स्वराज शब्द के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, स्वराज शब्द, क्योंकि स्वराज से ही आगे हम संविधान के पर आएंगे ना, तो स्वराज शब्द की सबसे पहला प्रयोग कौन कर रहा है? दयानंद सरस्वती जी कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, अनौपचारिक रूप से इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो एक प्रकार से मांग करी जा रही है। ठीक है। किसके लिए? स्वराज के लिए, संविधान सभा की मांग करी जा रही है। लेकिन यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला पॉइंट, स्वराज का ऑफिशियल, औपचारिक रूप से मांग किसने करी? तो अगर हम आपसे बातचीत करें, यहीं पर एक लाइन में देखिएगा क्या लिखेगा, स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग, स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग, आधिकारिक प्रयोग, आधिकारिक प्रयोग 1906 में किसने किया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, नौरोजी द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। ये संविधान का बैकग्राउंड है। हम संविधान की बात यहां क्यों कर रहे हैं? ध्यान समझना, हमें संविधान सभा चाहिए। क्यों? ताकि हम संविधान बना सके। इसके लिए क्यों बनाए? ताकि हम क्या कर सके? ताकि हमारा स्वराज क्या हो सके, हम स्वराज को प्राप्त कर सके। तो स्वराज विधेयक में सबसे पहले बेसिकली अनौपचारिक रूप से इसकी बात करी गई थी। अनौपचारिक रूप से स्वराज की जो बात है, ये बाल गंगाधर तिलक साहब के किसमें हुई थी? स्वराज विधेयक में की गई थी। ठीक है। आगे अगर हम आपसे बातचीत करें, यहीं पर आधिकारिक रूप से स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। तो फर्स्ट ऑफिशियली जो यूज है स्वराज टर्म का, वो कौन कर रहा है? तो दादा भाई नौरोजी। इनकी प्रसिद्ध किताब है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। इनकी किताब का क्या नाम है? किताब का नाम किसी को पता है? किसी को पता है? बताओ भैया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम है। और ये ढेर सारे बार एग्जाम में पूछी जाती है। किताब जो है बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार वनडे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे, गांधी जी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में 1922 में संविधान के बारे में बातचीत करी। एक छोटा सा स्टेटमेंट मिलता है कि संविधान का निर्माण जिसके लिए हो रहा है उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। 1922 में 1922 में महात्मा गांधी की एक मैगजीन है। मैगजीन का नाम क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया में एक टर्म देखने को मिल रहा, संविधान। और इसके बारे में क्या मिलता है? कहते हैं संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा। संविधान का निर्माण किसके द्वारा? संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाना चाहिए? भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा बात देखने को मिलता है गांधी जी के यंग इंडिया में। गांधी जी की मैगजीन है यंग इंडिया। कभी कभी पूछ लेता है यंग इंडिया मैगजीन किसके द्वारा संपादित की जाती थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रहेगा। आगे अगर हम आपसे बातचीत करें, संविधान सभा की जो औपचारिक मांग है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कहेगा संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है, संविधान सभा की औपचारिक मांग, औपचारिक मांग कौन कर रहा है? तो 1934 में M.N. रॉय साहब कर रहे हैं। M.N. रॉय साहब कर रहे हैं। कौन? M.N. रॉय द्वारा की गई फर्स्ट औपचारिक मांग देखने को मिल रही है। कौन कर रहा है?
कौन कर रहा है? एम एन रॉय। स्वराज शब्द के बारे में सबसे पहले कौन बात कर रहा है? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन स्वराज के बारे में चर्चा कौन कर रहा है? तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करी जा रही है बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक। और किसमें? स्वराज विधेयक में। जो डायरेक्टली ये स्वराज विधेयक का संबंध किससे है? ये कहीं ना कहीं संविधान के संबंध में बात करता है। किसके बारे में? संविधान के बारे में बातचीत करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी को लेकर चर्चा परिचर्चा शुरू होती है। ठीक, इसी को लेकर क्या होता है? चर्चा परिचर्चा शुरू होती है। और चर्चा कहां शुरू होती है? अब थोड़ी सी कहानी शुरू होती है। हम आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के फेज में। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चल रहा है, सबको पता है। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग चाहिए। ब्रिटिश सरकार को क्या चाहिए? ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग चाहिए। भारतीयों का सहयोग चाहिए। अब ध्यान समझना, भारतीयों का सहयोग। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग कर चुके हैं महात्मा गांधी के आह्वान पर, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में कुछ नहीं मिला। बदले में हम लोग जब प्रथम विश्व युद्ध में मदद किए थे तो हम लोग डोमिनियन स्टेट का दर्जा चाह रहे थे कि हमको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की भांति ही क्या मिले, थोड़ा सा शासन प्रशासन में भागीदारी मिल जाए, स्वायत्तता मिल जाए, ये सब चीजें। लेकिन पहले विश्व युद्ध में हम लोगों को चूरन पकड़ा दिया गया कि नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा, जाइए बाहर हो जाइए। तो अब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है, तो दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग ब्रिटिश सरकार को चाहिए और ब्रिटिश सरकार का सहयोग भारतीय कर नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में लिनलिथगो प्रस्ताव, जिसको आप अगस्त प्रस्ताव कहते हो, लिनलिथगो प्रस्ताव, या इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप अगस्त प्रस्ताव के रूप में भी देखते हो। अगस्त प्रस्ताव ये कब लाया जा रहा है? लिनलिथगो साहब के द्वारा लाया जा रहा है। बेसिकली कब लाया जा रहा है? तो हम कहेंगे 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। क्यों लाया जा रहा है? लाने का रीजन पहले ही मैं बता चुका हूं। क्यों लाया जा रहा है? ताकि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग मिल सके विश्व युद्ध में। ठीक, अब समझना इस प्रस्ताव की विशेष बात क्या है, फोकस करिएगा। जो हम लोग 1914-15 में मांग रहे थे वो अब हमको यहां पर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। हम क्या देंगे? हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? पहला पॉइंट लिखिएगा भैया इसमें, भारतीयों को युद्ध के बाद, भारतीयों को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा या डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। ये बात हो रही। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि भैया हम क्या करेंगे? भैया यहां समझिएगा, यहां पर, लेकिन इसके बदले में पहले आप सहयोग करो, विश्व युद्ध में क्या करो? हमारी मदद करो। अब भैया भारत के लोग अब एक बार मूर्ख बन चुके थे, दोबारा बनना नहीं चाहते थे। सिरे से इसको क्या किया गया? लिनलिथगो प्रस्ताव को नकार दिया गया कि भैया ना, अब हमको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं चाहिए, या डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? तो यहां पर हम पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे कि भैया आप फुल फ्रीडम चाहिए। अब आप उनको छोटा सा काम नहीं चलेगा, है ना। अब यहां पर है बात बड़ी हो गई। खैर कोई बात नहीं, ये नकार दिया गया तो वापस हो गया, काम खत्म हो गया। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय बीतता है और आप देखते हो क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो क्रिप्स मिशन के बारे में देखने को मिलता है ये 1942 में ये भारत आता है। अब इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं विंसेंट चर्चिल साहब। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके चर्चिल साहब। ये अपने स्वभाव के
विपरीत काम करने को जाते। यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन है? चर्चिल साहब। ये क्रिप्स साहब की, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में एक क्रिप्स मिशन भेजते। क्रिप्स मिशन क्या प्रस्ताव लेकर आता? काम वही था, युद्ध में सहयोग कर दो भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करो, क्योंकि जापान की जो सेनाएं हैं वर्मा रंगून तक पहुंच जा रही, वर्मा रंगून पर कब्जा हो जा रहा है। आप समझिए, भारतीयों के सहयोग के बिना विश्व युद्ध में जापान को पराजित करना मुश्किल सा लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में चर्चिल साहब ने क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भेजा। अब ये क्या है? ये कहते हैं कि भैया इसके भी प्रावधान की बातचीत करें तो प्रावधान यही है कि भैया हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, इसका दर्जा दे देंगे, डोमिनियन का दर्जा दे देंगे। किसकी भांति? तो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के भांति, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की भांति। भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं था, खत्म काम। अब हमको क्यों चाहिए भाई? हम भाई पूर्ण स्वराज का अब हम मांग करें, अब डोमिनियन से थोड़ी हम अब वो संतुष्ट होंगे। दूसरी मांग ये बताइए कि भैया युद्ध के बाद संविधान सभा का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। दूसरा प्रावधान किया गया, युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का क्या किया जाएगा? संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। दूसरा प्रोविजन था क्रिप्स मिशन का। तीसरा प्रोविजन क्या था? तीसरा प्रोविजन था कि भैया वायसराय की शक्तियां बरकरार रहेंगी, वायसराय की शक्तियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। वायसराय की शक्तियां क्या रहेंगी? वायसराय की शक्तियां बरकरार रहेंगी, बरकरार रहेंगी, ये कंटिन्यू रहेंगी। अब ध्यान समझना, यहीं पर प्रांतों को अलग होने का भी अधिकार इसमें दिया गया कि प्रांतों को अलग होने का अधिकार रहेगा, प्रांतों को अलग होने का अधिकार। अगर आपको थोड़ी सी बात याद आ रही, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जा रही और यहां पर प्रांतों को कह रहे अलग होने का अधिकार। पहली बात, हम सहमत नहीं इस पॉइंट से, डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। दूसरा, भैया वायसराय का, जब हम डोमिनियन स्टेटस नहीं रखेंगे तो भैया वायसराय की शक्तियों को हम कैसे बरकरार रखेंगे? हम अपने देश के किसी व्यक्ति को अपने पद पर आसीन करेंगे, उसको शक्तियां देंगे। प्रांतों को हम कैसे अलग कर देंगे? क्या एक भारत देश के अंदर 10, 20, 50 राष्ट्र बन जाए, राज्य देश बन जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया? इसको भी नकार दिया, इसको भी नकार दिया। चलिए कोई बात नहीं, नकार दिया। आगे चलते हैं। कुछ समय के बाद कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आता है, कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन कब का है? 1946 का, 1946 का। अब ये काम क्या करता है? अब ध्यान समझिए, कैबिनेट, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, दबाव बढ़ रहा, भारतीय लोग किसी से मान नहीं रहे, किसी भी आपकी बात से मान नहीं रहे, डोमिनियन स्टेटस से तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन के समय अगर हम आपसे बातचीत करें, इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्लीमेंट एटली है। कौन है? क्लीमेंट एटली है, क्लीमेंट एटली है। कौन है? क्लीमेंट एटली साहब, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, लेबर पार्टी से हैं। तो स्वतंत्रता की बात करेंगे, सबसे पहली बातचीत करेगी जाएगी क्या? यहां पर कहेंगे भैया संविधान सभा का निर्माण होगा। संविधान सभा के निर्माण की बात होगी। कितने मेंबर रखे जाएंगे भैया? इसके मेंबर्स की संख्या होगी 389 सदस्य होंगे। इसमें कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। ये 389 सदस्य कहां से आएंगे भैया? ये जो आएंगे 3 जगहों से आएंगे। कौन कौन सा? तो पहला तो अगर हम कहें 11 प्रांत हैं, प्रांतों से, प्रांतों की संख्या कितनी है? 11। और 11 प्रांतों से कितने सदस्य चुनकर आएंगे? तो 292 सदस्य। ठीक। फिर कह रहे कमिश्नरी क्षेत्र दूसरा है, कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य आएंगे? तो कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आएंगे। कितने? 292 सदस्य प्रांतों से चुनकर आएंगे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। और बचे हुए सदस्यों के बारे में बातचीत करें तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि कहां से आएंगे? देशी
रियासतों के प्रतिनिधि, रियासतों के प्रतिनिधि। और देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्या होंगे? निर्वाचित नहीं होंगे। ये कैसे आएंगे? मनोनीत होंगे। कैसे होंगे? तो हम कहेंगे देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत होंगे। समझे? तो 3 जगहों से कितने होंगे? तो इनकी संख्या है कितनी हो गई? 96 और 96, 296 हो गया। 396, 396 में कितना कम करें? 6, एक 7 कम कर लो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेंबर? 93, 93 मेंबर सदस्य। 93 सदस्य कहां से आएंगे? देशी रियासतों से होंगे। कहां से? देशी रियासतों से। अब ध्यान समझना, आगे जब हम आपसे बातचीत करेंगे 296 सदस्य कैसे, देखो ये 296 सदस्य कहां से आ रहे हैं? ये निर्वाचित हो रहे हैं। क्या निर्वाचन का अधिकार सबको है? भारत में 1946 में निर्वाचन का अधिकार, वोट देने का अधिकार सबके पास नहीं था। 1946 की बातचीत करें, इस समय वोट देने का अधिकार जो है, वोट का अधिकार केवल भारत की 10% जनसंख्या के पास था। कितना? 10% आबादी जो राजस्व वगैरह, टैक्स वगैरह का देते हैं, किसी सम्राट परिवार से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको ही केवल क्या था? वोट का अधिकार था, सबको नहीं था। ठीक, तो 296 सदस्य क्या हुए? 296 सदस्यों को बेसिकली निर्वाचित, 296 सदस्यों का क्या होना था? निर्वाचन। इनका निर्वाचन कब हुआ? निर्वाचन की तिथि की बातचीत करें तो हम इनके निर्वाचन की जब आपसे बात करते हैं तो इनका निर्वाचन कब हो रहा है? तो सिंपल सी बात, जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में इनका क्या किया जा रहा है? 1946 में इनका निर्वाचन किया जा रहा है। किसका? 296 जो सदस्य हैं जिनका निर्वाचन किया जाना है, बेसिकली कहां से? तो हम कहेंगे देखो कमिश्नरी क्षेत्रों से और 11 प्रांतों से। ठीक है, अब इनका निर्वाचन होगा कैसे? तो इनका निर्वाचन होगा विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। मतलब इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? इन सदस्यों का निर्वाचन, इन सदस्यों का निर्वाचन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा होगा, के सदस्यों द्वारा। अब विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या थी 1585। मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 1585। कुल संख्या कितनी थी विधानमंडल की? तो कुल संख्या थी 1585, जिसमें से आप देखोगे 707 सीटें किसको मिली थी? इसमें से इस चुनाव में 760 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस विजय हुआ था, जीता था। कांग्रेस को 707 सीटें मिली थी 1585 में। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये 10% आबादी ने किसको चुना? 10% आबादी ने ये आपका विधानमंडल को चुना, प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल। और इन विधानमंडल के सदस्यों ने किसको चुना? इन विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किसका चुनाव किया गया? इन विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा 296 सदस्यों का चुनाव किया गया। बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। इस समय 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट थी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी उस समय। एक सीट, कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। समझे? तो ये आपका था, सिंपल सी भाषा में, वोट का अधिकार सबके पास नहीं था, केवल भारत की 10% आबादी के पास था। और ये जो 1946 में जुलाई अगस्त में निर्वाचन हुए, उसमें बेसिकली अगर हम कहेंगे तो किस निर्वाचन विधि का प्रयोग किया गया? तो हम कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रयोग किया गया। ध्यान समझना, क्योंकि ये क्या है, हम ये 10% लोग विधानमंडल के सदस्यों को चुनने, और विधानमंडल के सदस्य किसको? ये 296 सदस्यों को चुनना है। तो हम यहां पर कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। संविधान सभा, ये वाले वो भी ध्यान समझना, सब नहीं,
93 तो भैया वहां से आएंगे ना, देसी रियासतों से, तो वो तो मनोनीत होंगे। बाकी कहां से आएंगे? चुनकर। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते। देखो सीटों का जो निर्धारण था वो 3 हिस्सों में किया गया। सीटों का निर्धारण कितने हिस्सों में किया गया? सीटों का निर्धारण 3 हिस्सों में। कौन कौन सा? तो पहला तो सामान्य, जनरल, दूसरा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, और तीसरा, तीसरे की अगर हम आपसे बातचीत करें कौन, तो तीसरा आपका था बेसिकली सिख। कौन था? सिख। तो सीटों का निर्धारण कैसे हुआ? इन 3 आधार पर किया गया। सामान्य वर्ग में बांटी गई सीटें, मुस्लिम लीग में, और सिख की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है। अगर हम इसमें बातचीत करें देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हुआ, तो देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया। एक पॉइंट और लिखो, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासत प्रमुख द्वारा किया गया। रियासत प्रमुख द्वारा किया गया, मतलब ये मनोनीत होता था। ठीक है भैया, राजा महाराजा मनोनीत ही करेंगे, वहां चुनाव की बात नहीं होगी। ठीक है। अब इन चुनाव की बातचीत करें, ये जो चुनाव थे, इन चुनाव की बातचीत करें, 296 सीटें हैं। इन चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली? जरा देखिए, 296 सीटों पर क्या हुआ? 296 सीटों, एक प्रकार से ये सदस्य हुए। 296 सदस्यों में से कौन कौन किस किस पार्टी से था? तो आप यहां पर देखोगे, इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस से 208 सदस्य थे। कितने? 208 सदस्य किससे थे? हम कहेंगे कांग्रेस से थे। 73 जो सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से थे। कितने? 73 मेंबर मुस्लिम लीग से थे। वही अगर हम आपसे बातचीत करें, निर्दलीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? निर्दलीय सदस्यों के बारे में बातचीत करें, निर्दलीय का मतलब जो बिना किसी बैनर के नीचे से नहीं लड़े थे, इनकी संख्या थी 8। इनकी संख्या कितनी थी? 8। वही अगर हम आपसे बातचीत करें छोटी पार्टियां कितनी थी? छोटी पार्टियों की संख्या थी 7। छोटी पार्टियां कितनी थी? 7। तो जोड़ लो कितनी आएगी? देखो 8 7 15, और 15 और 73 और 208 जोड़ोगे तो आपको 296 मेंबर मिल जाएंगे। ठीक है। संविधान सभा में अगर हम चुनाव सीट के आरक्षण की बातचीत करें, एक पॉइंट और, संविधान सभा में चुनाव सीट का आरक्षण मतलब कितनी सीटें किसके लिए आरक्षित की गई थी, समझे? जनरल के कितने सीटें रहेंगी। ठीक है। तो इसका आरक्षण अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जनरल के लिए 213 सीटें, 213 213 सीटें। ठीक। वही अगर हम आपसे बातचीत करें मुस्लिम लीग के लिए 79 सीटें आरक्षित करी गई थी। वहीं सिख के लिए कितनी? सिख के लिए 4 सीटें आरक्षित करी गई थी। वहीं महिला के लिए अगर देखोगे तो महिलाओं के लिए 15 सीटें आरक्षित की गई थी। कितनी? 15 सीटें आरक्षित की गई थी। वहीं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अगर आप देखोगे तो 26 सीटें, 26 सीट्स, और वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए देखोगे तो 33 सीटें क्या की गई थी? 33 सीट्स क्या की गई थी? एक प्रकार से आरक्षित करी गई थी। और बातचीत अगर हम करें महिलाओं के बारे में, तो संविधान सभा की पहली मीटिंग में, मतलब नॉर्मल मीटिंग की बातचीत करें तो उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया। लेकिन अगर हम आपसे बातचीत करें सिग्नेचर कितने ने किया, तो सिग्नेचर केवल 8 महिलाओं ने किया था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से चुनाव हो गए, चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव में आपको पता है कि भाई कांग्रेस सत्ता में आ रही। देखो कांग्रेस कितनी सीटें? 208 सीटें जीत रहे। अब मुस्लिम लीग यहीं से देखो बहिष्कार करना शुरू कर रही। आगे हम बताएंगे रीजन क्या था, रीजन क्या था, कहानी क्या देखने को मिलती है, थोड़ा सा समझिएगा। भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है। किसका गठन हो रहा है? अंतरिम, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है। अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? इसके अध्यक्ष बन रहे हैं आपके वेवल साहब। कौन? वेवल साहब। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी बनने हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या बनने हैं? वो आप देखोगे अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बनने हैं। ठीक है। बेसिकली अगर बातचीत करें
तो इस यह जो अंतरिम सरकार थी यह 14 सदस्यों की सरकार थी, जिसमें कितनी 3 मुस्लिम सदस्य भी थे, 3 मुस्लिम सदस्य थे, ठीक है। 14 सदस्यीय सरकार थी जिसमें 3 मुस्लिम सदस्य थे, जिसमें 3 मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम सदस्य थे। तो ये आपका अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है। अंतरिम सरकार के बारे में जब गठन हो गया तब बात आगे बढ़ी। बात आगे क्या बढ़ी? बेसिकली संविधान सभा की पहली बैठक की बातचीत करेंगे। तो देखोगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही? तो हम कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो रही। और हमने फ्रांस की परंपरा से, कहां की? फ्रांस की परंपरा से सीनियर मोस्ट जो मेंबर था, जो भी वरिष्ठ सदस्य था, उसको हमने क्या किया? अध्यक्ष चुन लिया। और इसीलिए अस्थायी अध्यक्ष इस समय कौन चुने जा रहे हैं? अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जा रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या हैं? ये आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। इसके बाद फिर 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। और स्थायी अध्यक्ष कौन हो रहा है इसका? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके हो रहे हैं, आप देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के ये पहले राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चुने जा रहे हैं? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। और इसी समय उपाध्यक्ष के बारे में बातचीत करें तो 2 लोग उपाध्यक्ष चुने जा रहे हैं। कौन कौन? एक है एच.सी. मुखर्जी। कौन है? एच.सी. मुखर्जी। एक व्यक्ति है एच.सी. मुखर्जी और दूसरे व्यक्ति हैं वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन है? वी.टी. कृष्णामाचारी। ये 2 लोग क्या हैं? इन 2 लोगों को उपाध्यक्ष चुना जा रहा है। कृष्णामाचारी वी.टी. कृष्णामाचारी कह दीजिए। वी.टी. कृष्णामाचारी साहब को क्या चुना जा रहा है? तो हम कहेंगे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना जा रहा है। ठीक। प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने भाग लिया? संविधान सभा के प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया। भाग लिया 211 सदस्यों ने भाग लिया। अब यहीं पर थोड़ी सी बातचीत समझिएगा, अगर आप समझ पाइएगा। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का इसका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। इसीलिए मुस्लिम लीग को यानी कि जिन्ना को मनाने के लिए आप देखोगे क्या किया गया? बी.एन. राव साहब को जिम्मेदारी दी गई कि आप जिन्ना को मना के लाइए और ये संविधान सभा में क्या करें? पार्टिसिपेट करें। तो यहीं पर देखोगे जिन्ना यानी कि मुस्लिम लीग को मनाने के लिए मुस्लिम लीग को मनाने के लिए बी.एन. राव को जिम्मेदारी दी गई। अब इन्हीं को क्यों जिम्मेदारी दी गई? क्योंकि ये जिन्ना के निकटतम मित्रों में से एक हैं, बेस्ट फ्रेंड टाइप के थे। बी.एन. राव साहब को क्या दिया गया? बी.एन. राव साहब को जिम्मेदारी दी गई कि आप भैया मुस्लिम लीग को मनाइए। इसके साथ साथ देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। देशी रियासतों ने फर्स्ट सेशन में भाग नहीं लिया। क्यों? अभी कंफर्म नहीं थे कि इनको भारत में रहना है कि स्वतंत्र रहना है। कुछ इस तरीके का इनके मन में अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, यहीं पर थोड़ी सी बातचीत समझिएगा। बेसिकली 6 दिसंबर को ही, 9 दिसंबर को बैठक हो रही है ना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है संविधान सभा की।
जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने जा रहे हैं। इसी में देखोगे पहले ही 6 दिसंबर को क्या किया गया, 6 दिसंबर को 1946 को बेसिकली ब्रिटिश सरकार ये कह रही है कि दो अलग अलग राष्ट्र अपना अपना संविधान बना सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, बड़ी गूढ़ कहानी है। 6 दिसंबर को ही, 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक शुरू हो रही है और उससे पहले ही क्या हो जा रहा है, 6 दिसंबर को ही क्या कर दे रहे हैं, 6 दिसंबर को 1946 को यह कहा गया कि भैया संविधान बनाया जा सकता है अलग अलग, संविधान अलग अलग किसके लिए, तो आप अलग अलग मतलब दो देशों के लिए। तो यहां पर इनडायरेक्टली बात देखो किसकी हो रही, भारत और पाकिस्तान की। और इसी बात को लेकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। इसीलिए बहिष्कार किया गया, कोई और रीजन देखने को नहीं मिलता है। खैर कोई बात नहीं, बाद में आपको पता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया जाता है और भारत को क्या किया जाता है, स्वतंत्र करा जाता है। तो अगला एक लिखिएगा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम की बातचीत करें, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है। पहला प्रावधान है बेसिकली 3 जून भारत पाकिस्तान विभाजन की योजना बनाएगी। 3 जून को भारत पाकिस्तान विभाजन की योजना बनी, योजना बन गई है, ठीक है। अगली बातचीत करें तो यहां पर देखो वायसराय का पद खत्म कर दिया गया, पद समाप्त कर दिया जा रहा है। और वायसराय का पद समाप्त करने के साथ साथ यहां पर गवर्नर जनरल का पद क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इसके पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बातचीत करें तो आप देखोगे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो कौन था, जरा इसके बारे में सोचिए। तो आप कहोगे इस प्रश्न का स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर करोगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका उत्तर आप मैसेज बॉक्स में करोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कहा गया भैया भारत के सम्राट की उपाधि खत्म कर दी गई, भारत के सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ही क्या किया गया, भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दी गई, ठीक है। तो ध्यान से यहां पर कुछ चीजें, अगर हम आपसे बातचीत करें स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप बिना सोचे कहोगे भैया दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, हाँ 1875 आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौटो नारा। बेसिकली स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी प्रस्तुत करते हैं और उसी में क्या कहते हैं, स्वराज की बात, स्वशासन, सेल्फ रूल की बात करते हैं। सेल्फ रूल की बात देखो कौन कर रहा है सबसे पहले, तो ये देखो कहां पर स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। और उसके पहले अगर हम आपसे बातचीत करें तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा, यानी कि अगर हम आपसे बातचीत करें स्वराज के बारे में बातचीत कौन कर रहा है कि भारतीयों का शासन भारतीयों द्वारा संचालित होना चाहिए, ये बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसी से निकलेगी संविधान सभा, ये कंफ्यूजन मत करना कि संविधान सभा की मांग ना, संविधान सभा की बातचीत सबसे पहले कौन करेगा, तो एमएन रॉय साहब करेंगे, ये अलग है। संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग कौन करेगा, तो आप देखोगे एमएन रॉय साहब, मैंने बताया। और बाकी संविधान की बात बहुत बार हुई है अप्रत्यक्ष रूप से, जब हम स्वराज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसको रिलेट करने का प्रयास करते हैं। तो सेशन कैसा लगा, आप लोग सेशन को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।